जय हिंद। A great good morning to all. I स्मिथ सिंह वेलकम ऑल ऑफ यू इन चाणक्य IAS यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में मुख्यतः हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रीड करके समझने का यह प्रयास करेंगे कि आखिर प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा में राजनीति शास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैकल्पिक विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ रीड करेंगे एज इट इज। ठीक है, यह क्वेश्चन पेपर का ईयर है 1995, बहुत ही पुराना प्रश्न है, 1995 का यह प्रश्न पत्र है और इसमें ऑलरेडी हम इसके पेपर 1 सेक्शन ए बी का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। इस वीडियो में मुख्यतः हम जो है यहाँ 1995 के पेपर 2 सेक्शन ए का जो है 4 प्रश्न हम यहाँ जो है रीड करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पेपर 2 का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 प्रश्न हैं, ए बी सी एंड डी। इन 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 200 शब्दों की शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए। स्टार्ट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। तो कमेंट ऑन एनी, क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन 200 वर्ड्स ईच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A, एजेंडा बिफोर नाम। देखो, क्योंकि यह 1995 का क्वेश्चन है तो ये तो बहुत पुराना है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हमें इसका उत्तर नहीं लिखना है। वर्तमान परिदृश्य में नाम का क्या रिलेवेंस है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या औचित्य है, क्या वो अपना औचित्य अभी अपने रिलेवेंस खो चुकी है या वर्तमान में उसकी कुछ प्रासंगिकताएं कुछ बची हुई है या नहीं, इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ जो है कहा जा रहा है कि देखो यहाँ जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पास अभी वर्तमान की क्या एजेंडा है। बहुत सारे एजेंडा हो सकते हैं, पॉवर्टी रिडक्शन हो सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस हो सकता है, कह सकते हो डेवलपमेंट हो सकता है, उसके बाद एजुकेशन हो सकता है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है। तो क्योंकि नॉन अलाइनमेंट भले ही गुटनिरपेक्ष के कह सकते हो कंटेक्स्ट में बना था और एक प्रकार से पूरे के पूरे शीत युद्ध और कोल्ड वार समाप्त हो चुका है, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसका रिलेवेंस खो चुका है, कुछ लोगों का कहना है नहीं इसका अभी भी रिलेवेंस है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस दुनिया में अभी भी कई जगह युद्ध चल रहे हैं, जैसे अभी यूक्रेन और कह सकते हो कि रसिया का युद्ध चल रहा है। तो एक प्रकार से पूरे के पूरे तौर पे आप ये नहीं मान के चलोगे कि शीत युद्ध खत्म हो चुका है, एक नया शीत युद्ध अमेरिका और चाइना के बीच में प्रारंभ हो चुका है। तो कैसे उसमें नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अभी भी अपने आप को न्यूट्रल रखेगा, सशक्त रखेगा, एक मीडिएटर की भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इस पर आप विचार करें और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसका क्या रिलेवेंस है या फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पास क्या एजेंडा होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ बातें कही गई हैं और पूछी जा रही हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1B, रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन। देखो, आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर विचारधारा का क्या प्रभाव होता है। जैसे ये रियलिस्टिक विचारधारा के लोग कुछ अलग देखते हैं, अलग तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं। ठीक है, मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट अपने अपने तरीके से जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं। तो ये बातें इस जो है प्रश्न में ये पूछे जा रहा है कि पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जो है कह सकते हो कि विचारधारा और आइडियोलॉजी का क्या प्रभाव है, क्या रिलेवेंस है या फिर किस प्रकार से उसे प्रभावित करती है, इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 1C, OAU एंड कॉन्फ्लिक्ट इन अफ्रीका। देखो, OAU मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट इन अफ्रीका कहने का मतलब है कि अफ्रीका में कितने प्रकार के वाद विवाद होते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि अफ्रीका जो है ना छोटे छोटे कई एक राष्ट्रों में अफ्रीकन यूनियन पूरे के पूरे कह सकते हो अफ्रीकन कंटिनेंट जो है विभाजित है। और जब कई एक राष्ट्र होते हैं तो एक सिंपल सा हम लोग के गाँव में एक कहावत है कि जहाँ 2-4 बर्तन होते हैं वहाँ ढुनमुनाते ही हैं। ढुनमुनाते इन द सेंस कि 2-4 अगर स्टील या जो भी चीज़ बर्तन होते हैं वो आपस में अगर रहते हैं तो वो थोड़े थोड़े अगर टकराएंगे तो बजते ही हैं। तो ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी जब जहाँ आस पड़ोस के लोग रहते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लड़ाई झगड़ा तो ये स्वाभाविक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जो अफ्रीकन यूनियन में डिफरेंट नेशंस हैं उनके बीच में जो युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट होता है
इसके बारे में यहाँ बातें कही जा रही हैं और उससे आप क्या समझते हैं, फिर कैसे उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए, हैं, ठीक है। और अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन किस प्रकार से उस कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन में मददगार होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। आगे है 1D, रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। देखो अब जैसे समुद्र है तो कैसे साउथ चाइना सी पे चाइना क्लेम कर रहा है, जबकि वो एक वैश्विक कॉमन जो है प्रॉपर्टी है, पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी है, बहुत सारे वहाँ से ट्रेड रूट वगैरह गुजरते हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन इंटरनेशनल जो है कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए जो कॉमन प्रॉपर्टी है, पूरी दुनिया की सभी देशों का उस पर अधिकार है, उसके संबंधित कुछ नियम कानून बनाए गए। जैसे समुद्र में आपका कितना, जैसे आपका भारत है तो भारत की पूरी इंडियन ओशन हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है, तो ऐसा नहीं पूरा का पूरा हिंद महासागर पे भारत की कब्जा है, नहीं। 3 माइल दूर तक भारत अपना सोवेनिटी मतलब भारत का कह सकते हो संप्रभुता होता है। उसके बाद जो है वो वैश्विक प्रॉपर्टी के रूप में गिनी जाती है कि विश्व का कोई भी देश उस रास्ते से आ जा सकता है, व्यापार कर सकता है। बात समझ में आ रही? तो ये नियम सिर्फ हमारे लिए है ऐसा नहीं, ये विश्व के जितने भी देश हैं और जिसकी भी सीमाएं समुद्र से टकराती हैं या जुड़ती हैं, सबके लिए वही नियम होगा। फिर बहुत सारे वियना कॉन्फ्रेंस वगैरह या फिर ह्यूमन राइट्स से संबंधित है, लेबर राइट है, कुछ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है, वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट है। तो ये सब बहुत सारे ऐसी नियम कानून जो है वैश्विक जगत पे बनते रहते हैं और वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ह्यूमैनिटी को प्रिजर्व किया जाए, कोई वाद विवाद ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, 2 देशों के बीच में युद्ध ना हो, ठीक है। और जो साधा संपत्ति है वो सब मिलकर जो है उसका प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। वही बातें इसमें कही जा रही है, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसका क्या योगदान है, या फिर जो इंटरनेशनल लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय नियमावली है, वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ABCNT ये चारों के चारों प्रश्न बड़ा ही ईजी है, ठीक है। उतना कोई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल, ये सब सारे क्वेश्चन हैं। अगर इसके बारे में आता है तो आपको इन्हीं 4 प्रश्नों के 3 प्रश्नों में उत्तर जो है आपको देने हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। द ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ सोवेनिटी, संप्रभुता की परंपरागत जो सिद्धांत थे, ध्यान देना। The traditional principle of sovereignty which play a central role in the foreign policy of all state। और स्वाभाविक सी बात है संप्रभुता का तक कि भारत अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रख गया। होते हैं ना, जैसे हम लोग जो प्लेस वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसी बातें कही गई है कि ठीक है कि कई बार देखोगे तो हमारे विदेश मंत्री या देश के बहुत बड़े बड़े लीडर्स या बहुत लोग कहते हैं कि हम हमारे इंटरनल मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, है हमारे जो है संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है कि द ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ सोवेनिटी विच प्ले अ सेंट्रल रोल इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ऑल स्टेट। जो संप्रभुता का सिद्धांत है, जो परंपरागत संप्रभुता का सिद्धांत है, वह हर एक देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब भी विदेश नीति बनाई जाती है तो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और उसमें भी संप्रभुता के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कि हम जो विदेश नीति बना रहे हैं उसमें हम अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं कर सकते। बात समझ में आया, ठीक है। आगे है इज नाउ इंक्रीजिंगली कॉन्ट्रैक्टेड बाय द ग्रोइंग फैक्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब देखो इसमें कहा जा रहा है कि देखो पूरे के पूरे एक समय था ग्लोबलाइजेशन से पहले, लिबरलाइजेशन से कि जो परंपरागत संप्रभुता का सिद्धांत था वो विदेश नीति को प्रभावित करता था और जब भी विदेश नीति और फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती थी तो परंपरागत संप्रभुता के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे वैश्वीकरण हुआ, उस परिस्थिति में हम जो है एक देश दूसरे देशों पर निर्भर रहने लगे, इंटरडिपेंडेंट रहने लगे। इस परिस्थिति में क्या वह हमारी संप्रभुता को इरोज कर रहा है, क्या हमारी संप्रभुता को वो कम कर रहा है, या धीरे धीरे हमारी संप्रभुता डिक्लाइन हो रही है, या फिर जो परंपरागत संप्रभुता का सिद्धांत था उसे वो काउंटर करने का प्रयास कर रहा है।
ठीक है, इस बात को समझिए, इस बात में कहाँ तक ये तार्किक है, कुछ बातें सही भी हैं, कुछ बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाती। तो ये जो है आप अपने पहले तो सबसे पहले आप जानो कि ट्रेडिशनल सोवेनिटी से आप क्या समझते हो और प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल सोवेनिटी। उसके बाद आपको मॉडर्न सोवेनिटी और इन ग्लोबलाइज्ड इरा के बारे में। तो इन दोनों को जब आप समझ जाओगे फिर दोनों का विश्लेषण करो, कंपेयर करो। ठीक है, ये बात सही है कि इंटरडिपेंडेंस होने के बाद थोड़ी बहुत हमारी संप्रभुता में कमी आई है, लेकिन अल्टीमेट जो है कह सकते हो कि डिसीजन मेकर वो है, वो जो कह सकते हो गवर्नमेंट में होते हैं और वो अपने देखते हैं कि किसी भी प्रकार से संप्रभुता पर आँच नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कितना ही ट्रेड क्यों ना कर लो, कितना ही व्यापार क्यों ना कर लो, दो देशों के मध्य में कितना ही इंटरडिपेंडेंस क्यों ना हो जाए, लेकिन जब बात आती है ना संप्रभुता की, तो वह राष्ट्र जो है अपनी संप्रभुता से कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जाते जाते इस प्रश्न को मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ कि द ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ सोवेनिटी विच प्ले अ सेंट्रल रोल इन द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ ऑल स्टेट इज नाउ इंक्रीजिंगली काउंटर्ड बाय द ग्रोइंग फैक्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। इसको डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। फ्रॉम द स्टार्ट the United Nations become a microcosm of world politics, with development within the institution tending to mirrors the atmosphere and happenings outside its wall. Comment. देखो, माइक्रोकॉस्म एक बहुत ही सुंदर टर्म है और यह टर्म यूज हुआ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या उसके परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा रहा है कि कैसे जब यूएन बना, यूनाइटेड नेशन का निर्माण हुआ, उसका गठन हुआ, तो उसे एक माइक्रोकॉस्म की तरह देखा जाने लगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में माइक्रोकॉस्म कहने का मतलब है एक ऐसा, ठीक है, कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में पूरे के पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसे माइक्रोकॉस्म की तरह देखा जाने लगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है अमेरिका का कह सकते हो कि एक न्योकोलोनिज्म का ही जो है एक अंग है, या जो भी वेस्टर्न और डेवलप्ड कंट्री थी वो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को अपनाया, या यूएन में वही चलता है जो अमेरिका चाहता है। बहुत सारे ऐसे कथन कहे जाते हैं इसके बारे में, इसमें कोई नकार नहीं सकता। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएन का बहुत बड़ा योगदान है और इसे माइक्रोकॉस्म की संज्ञा कोई कह सकते हो ना कि गलत कहना नहीं होगा, ये माइक्रोकॉस्म है। ठीक है, और जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन ये डेवलप्ड होते गया, जैसे जैसे देखो इसमें कहा जा रहा है विद द डेवलपमेंट विद इन द इंस्टीट्यूशन, इसके अंतर्गत कई एक संस्थाएं काम करती है और ये संस्थागत तौर पे और धीरे धीरे विकसित होने लगा। और जैसे जैसे समाज और समय की मांग थी, जैसे जैसे परिस्थिति की डिमांड थी, उस प्रकार से ये धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। कहीं पीस कीपिंग फोर्स भेजना हो, ठीक है, कहीं किसी देश पे सैंक्शन लगाना हो, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसका कैसे सॉर्ट आउट करना हो, ये सब सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। तो समय और परिस्थितियों के साथ यह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑल इवॉल्व होता है। ठीक है, जिस प्रकार की इसकी डिमांड होती है, जिस प्रकार की परिदृश्य और परिप्रेक्ष्य में यह काम करती है। एक समय था कि ह्यूमन राइट्स का बहुत वायलेशन हो रहा था, जीनोसाइड्स वगैरह होते थे, युद्ध बहुत होते थे। ठीक है, और युद्ध में सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते थे। तो इन सब चीज़ों को जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फिर जहाँ जहाँ कॉलोनाइजेशन था वहाँ डिकॉलोनाइजेशन का प्रयास करना, वुमेन्स राइट्स दिलवाना, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। Analyze the unjust and hegemonic aspects of the existing international economic order and the factor which perpetuate such order। देखो, इसको ध्यान में रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि हेजमोनिक मतलब प्रभुत्वशाली, जैसे अमेरिका का हेजमोनी है ना, तो यहाँ अमेरिका की हेजमोनी नहीं, अनजस्ट एंड हेजमोनिक एस्पेक्ट्स ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक ऑर्डर है, ठीक है,
वो एक प्रकार से अनजस्ट है, अनफेयर है, हेजेमोनिक इन नेचर है। बात समझ में आ रही? अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो इकोनॉमिक संस्थानें हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, और जितने भी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन हो गए, और जितनी भी ऐसी संस्थानें हैं जहां आर्थिक गतिविधि चलती है अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, वो एक प्रकार के अनजस्ट और हेजेमोनिक है। तो अनजस्ट किसके साथ है? तो लिस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के साथ अनजस्ट है। फेवर में किसका है? तो फेवर में है जो डेवलप्ड और वेस्टर्न इकोनॉमी है, उसके फेवर में है। बातें समझ में आ रही है? इसमें यही कहा जा रहा है कि भाई देखो, जो भी नेशन, खास करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर जितने भी ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन वगैरह है, इन सारी संस्थाओं को बनाया तो किस किसने बनाया? अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बनाया है नहीं? तो ये सारे के सारे देश ऐसी संस्थानों को विकसित किए जिससे कि मतलब ये नॉर्दर्न नेशन, जो साउदर्न नेशन है, जो डेवलपिंग नेशन है, जो लिस्ट डेवलप्ड नेशन है, इसका एक्सप्लॉइटेशन किया जा सके। तो भले वो डायरेक्टली हम पे आकर हमारा ऊपर जो है शासन नहीं कर रहे, हमारा शोषण नहीं कर रहे डायरेक्टली आके, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अभी भी हम जो है एक्सप्लॉइटेड हैं, बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड नेशन। और वह इसलिए देखो बार बार भारत आवाज़ उठाता है, चाहे पेटेंट के खिलाफ हो, फार्म से संबंधित लॉ हो, WTO हो गया या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, या फिर IMF वगैरह या वर्ल्ड बैंक में। वो लोग कहता है कि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो अनफेयर हैं, अनजस्ट हैं, अनुचित है। बात समझ में आ रहा है? ये सब सारी चीज़ें हैं, ये प्रश्न वहाँ उठाए जाते हैं, और एक बार नहीं कई एक बार जो है ऐसे उस इशू जो है उठते रहते हैं। जितने भी जो सॉर्दर्न नेशन हैं, जो लिस्ट डेवलपिंग और डेवलपिंग नेशन है, वो इन मुद्दों को जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पे उठाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये जो है कह सकते हो कि 1995 पेपर 2 सेक्शन A। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 1995 UPSC सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट है का पेपर 2 का सेक्शन B जो है उसका सारे प्रश्न जो है हम रीड कर समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।